हेलो बच्चों, मैं आशीष गुले, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एनटीएससी के क्वेश्चंस। एनटीएससी की जो हमारी सीरीज चली हुई है, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं लास्ट प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस से पहले ऑलरेडी चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर के बारे में हम अच्छे से प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। कार्बन एंड कंपाउंड पे नॉमेनक्लेचर वगैरह भी हम कर चुके हैं, जो कि हमारा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर हमें डिस्कस ऑलरेडी हम चैप्टर को कर चुके हैं। नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चंस से समझते हैं कि भाई हम अपनी तरफ से कर चुके हैं, बट हमें अपने टॉपिक्स का, हमें अपने कंटेंट्स का जो लेवल है वो कहाँ तक रखना है, वो हमें क्वेश्चंस बताएंगे हमें कि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो कितना परफेक्शन के साथ कर रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल्स होता है वो आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए आपसे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं, और वो क्वेश्चंस आपसे बताते हैं कि आपको किस लेवल तक स्टडी करनी चाहिए, किस स्टैंडर्ड पे रह के। तो आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, 10th स्टैंडर्ड ऑलरेडी पास आउट कर चुके हो, क्योंकि जब आप इस एग्ज़ाम्स के लिए अपने आप को वेल प्रिपेयर करते हो तो वो क्वेश्चंस, वो एक्सरसाइज, वो कंटेंट आप ऑलरेडी, और काफ़ी सारे पब्लिकेशंस आप यूज़ कर चुके होते हैं, काफ़ी सारे टीचर्स से आप स्कूलिंग में भी कर चुके होते हो, आप ट्यूशन्स भी कर चुके होते हो। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं। वो कमियां जो रहती हैं वो रहती हैं सिर्फ और सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस की कमी रहती है। वही हमें देखना है, क्योंकि जितने ज़्यादा ऑप्शंस आप अपनी लाइफ में यूज़ करोगे, आपकी सक्सेसमेंट जो है वो उतनी ही कम मिलेगी। क्योंकि जब तक हम खुद मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट आने के चांसेस हमारे बहुत ही कम रहेंगे। एक स्कूल वाला टीचर आपको सिलेबस करा सकता है, और एक ट्यूशन वाला जो टीचर होता है वो आपके सिर्फ डाउट क्लियर कर सकता है। पर जब नॉलेज और सीखने की बात आती है तो सिर्फ आपकी मेहनत आपके साथ होगी, और रिजल्ट जो आएगा वो आपकी मेहनत के साथ ही आएगा। कोई भी पब्लिकेशन, ऐसा कोई बुक आज तक किसी ने पब्लिश नहीं की है जिसको खरीदने से किसी का सिलेक्शन हुआ हो। उसको पढ़ना पड़ता है। पढ़ने के बाद आप किसी भी एक किताब से पढ़ के भी आप अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हो, अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, अच्छे से उस लेवल पे जाके आप मतलब कि एक टॉप रैंकिंग लेवल आप आराम से, आपका गोल और विजन्स दोनों एक साफ, नीट एंड क्लीन होने चाहिए कि आपको करना क्या है। ये नहीं कि आज मैंने गाइड कर दिया आपको एनटीएससी करनी है, कल किसी और टीचर ने आपको गाइड कर दिया नहीं एनटीएससी में कुछ नहीं, आपको ओलंपियाड करना चाहिए। किसी अगले टीचर ने नहीं बोला ओलंपियाड नहीं करेंगे हम, तो एनडीए करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं। सबसे पहले कि आप अपने आप को देखिए कि आप क्या बनना चाहते हो। ये क्वेश्चंस इसलिए नहीं कराए जा रहे कि आपको नीट करना है, ये क्वेश्चंस इसलिए कराए जा रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको नॉलेज गेन करनी है। और उस नॉलेज बेस के आप कोई भी एग्जाम बैठेंगे, आपके हर एग्जाम्स इक्वल होंगे, हर एग्जाम्स क्रैक करने के आप पोटेंशियल रखेंगे। क्योंकि क्वेश्चंस आपका लेवल चेक करने के लिए आपसे पूछा जाता है कि इस क्वेश्चंस के बेस पे आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चंस कभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। जो क्वेश्चंस हम करने का पोटेंशियल नहीं रखते, हम नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं हमारी मेहनत उसके पीछे रोल प्ले कर रही होती है, क्योंकि हमने उस लेवल पे जाके हमने पढ़ाई नहीं की होती। क्योंकि आप यदि जितनी ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश रखते हैं, उतने ही ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर करने की हिम्मत भी रखते हैं, और अपने आप को सेटिस्फाई करने की भी हिम्मत रखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वो कहता है कि नेम द फंक्शनल ग्रुप। आपको फंक्शनल ग्रुप बताना है। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि फंक्शनल ग्रुप आर द टू टाइप्स, दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो एज ए प्रीफिक्स एंड एज ए सफिक्स जिसका आप यूज करते हो, और जिससे आपके कार्बन के साथ जो अटैच करके अपने आप का जो नेचर है वो क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। उनका नेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये बताना कि सिर्फ हमें यहाँ पे तो इतना डीपली डिस्कस नहीं करना, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा था। तो ये बोल रहा है कि नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, आपको इसका फंक्शनल ग्रुप बताना है कि कौन सा ग्रुप बना हुआ है। अब किसी बच्चे को जो ये समझ में नहीं आ रहा, तो इस ऑक्सीजन को यहाँ दोबारा लिख दूँ, इस ऑक्सीजन को आप यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा COOH। शायद आप लोगों को अब ये जरूर डेफिनेटली क्या हो रहा, समझ में आ रहा होगा, ये वाला COOH। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CHO। तो ये भी नहीं है भाई। कीटोन, कीटोन भी नहीं है। एल्कोहल,
का फॉर्मूला ये होता है, ये वाला आप मुझे बताएंगे कमेंट के अंदर, कमेंट करके बताएंगे कि क्या सिंबल होता है कीटोन का। एल्कोहल नहीं है, चलो कीटोन भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है कि दैट इज द सिंबल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये क्वेश्चंस एनटीएससी में पूछा गया था 2017 और 18 के अंदर। अब जब आपने कार्बन कंपाउंड चैप्टर पढ़ा होगा, नॉमेनक्लेचर आपने डेफिनेटली सीखी होगी और टीचर्स ने काफ़ी क्लासें भी लगाई होंगी, तो क्लासों के अब नॉमेनक्लेचर तो आपने सीख लिया होगा, पर जो टेबल के अंदर फंक्शनल ग्रुप थे वो आपने याद नहीं किए होंगे। तो पेपर वाले ने क्या किया, वहीं से आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करने में मोस्टली नॉमेनक्लेचर आपने किया होगा, प्रैक्टिस की होगी, और जो कमी छोड़ी होगी तो सेकेंडरी और प्राइमरी फंक्शन ग्रुप के सरफिक्स और प्रीफिक्स लर्न करने में, और वहीं से इसने क्वेश्चन आपका डिस्कस किया है। मतलब ये क्वेश्चंस अंडर द सिलेबस है, आउटर द सिलेबस नहीं है, कोई हाई लेवल थिंकिंग क्वेश्चन नहीं है कि आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, क्वेश्चंस अंडर द लेवल है। ठीक है, तो ज़्यादा पैनिक ना हो, प्रैक्टिस करने पे फोकस करें, एक्सक्यूज देने पे फोकस ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इज द, जो आपके पास है वो रिलीज फ्रॉम द एयर कंडीशन, यानी कि भाई पॉल्यूशन। अब मोस्टली जो हम डिस्कस करते हैं वो कहते हैं कि व्हीकल से पॉल्यूशन होता है सर, और जितनी इंडस्ट्री चलती है वहाँ से पॉल्यूशन होता है, पर जो आपके घर में रेफ्रिजरेटर वगैरह लगे रहते हैं, आपके घर में एयर कंडीशनर्स लगे रहते हैं, एयर कंडीशनर जो आपके पास होते हैं वो भी तो कुछ पॉल्यूशन करते होंगे। यानी कि जो आपके घर में एसी चल रहा है, डेफिनेटली वो क्या कर रहा है, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। यानी कि जितना ट्रांसपोर्ट आपके व्हीकल पॉल्यूशन करते हैं, उतना ही जितना आपके घर में एसी चल रहे होते हैं, या जो चीज़ों को ठंडे करने वाले प्रोडक्ट होते हैं वो चल रहे होते हैं, वो भी उतना ही क्या करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो भाई आप उनके अंदर ये पूछ रहे हैं कि इनमें से ऐसा क्या डालते हो जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है। ठीक है, तो वहां से स्टार्ट करता हूं। कार्बन मोनोऑक्साइड ये ऑलरेडी एसिडिक होती है। ठीक है, तो एसिडिक होती है, रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो इसका यूज हम वैसे भी नहीं करते। ठीक है, मीथेन स्टेबल होती है, न्यूट्रल होती है और कलरलेस होती है, ये वैसे भी यूज में नहीं आती। कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑलरेडी क्या होती है, बेसिक होती है नेचर के अंदर। देखो ये आपके पास कैसे होगी, बेसिक, ये कैसी होती है, बेसिक। ये वाली कैसी होगी, एसिडिक। ठीक है, ये वाली आपकी क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट ये न्यूट्रल के बराबर रहती है, ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती मीथेन, और इसमें मीथेन का हम यूज नहीं करते टेम्परेचर को बैलेंस रखने के लिए। फिर मेरे पास कौन सा आ गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अब आपने ओजोन वाला टॉपिक पढ़ा होगा कि भाई एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर के अंदर कुछ होल हुए थे। अब वो होल्स जो क्रिएट हुए ना, उन होल्स को क्रिएट करने के लिए जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था वो कौन था, आप यही था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CF आपने कुछ ऐसा करके पढ़ा हुआ, CFC करके कुछ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC करके कुछ आपने पढ़ा होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन्स होल। ओजोन होल के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इसको माना जाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि दैट इज द राइट आंसर, कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है एक बहुत ही लाइट, बहुत ही हल्की होती है, बहुत इजी से ये एटमॉस्फेयर में जाती है, और वहाँ पे अनस्टेबल यानी कि अनबैलेंस होने की वजह से ये बाकी वहाँ पे जो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उनके साथ ही जाके क्या करती है, एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाती है, कोई ना कोई वहाँ पे कुछ ऑक्साइड बनाती है, और ऑक्साइड बनाने की वजह से वहाँ की प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है उसका परसेंटेज अमाउंट डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पॉल्यूशन के चांसेस, या एटमॉस्फेयर में जब ये प्रेजेंस होती है तो कुछ कंडीशंस पे ये वार्म अप करती है, हीट को इंक्रीज करने में, यानी कि टेम्परेचर को राइज अप करने में क्या करती है, आपकी हेल्प करती है, और वो हेल्प हमारे लिए क्या करता है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, पॉल्यूशन भी करता है, और कुछ इसके साइड इफेक्ट भी आते हैं नेचर के अंदर। तो ये वाली जो गैस है जो हम यूज करते हैं, यानी कि जो पॉल्यूशन के टाइम पे रिलीज होती है, मतलब कि जहाँ पे आपका मतलब एसी आप यूज करते हो, एसी के अंदर जहाँ पे आपका फैन एग्जॉस्ट लगा होता है, उससे कई बार जो गैस बाहर निकलती है वो ये वाली गैस निकलती है, जो हमारे लिए टेम्परेचर राइज अप करती है और पोल्यूशन का भी काम करती है। इसलिए जो पोल्यूशन रिलीज फ्रॉम द एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर से जो गैस बाहर निकलती है वो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट कीजिए। नेक्स्ट जो हमारे पास भाई क्वेश्चन है
वो कह रहा है कि आईयूपीएसी नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज और कीटोन इज, कि कीटोन की हमें होमोलोगस सीरीज बताने की, होमोलोगस सीरीज सबसे पहले की होती क्या है कि जिसके अंदर जो आपके पास डिफरेंस मिलेगा बिटवीन द कार्बन के अंदर, तो वो जो डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस बिटवीन कार्बन, डिफरेंस बिटवीन कार्बन CH2, जिनके बीच में डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस फॉलो करते हैं CH2 का, तो मतलब वो होमोलोगस सीरीज को फॉलो करा रहे हैं, और जिनके अंदर डिफरेंस नहीं आ रहा CH2 का, तो वो होमोलोगस सीरीज को भी क्या नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो कीटोन आपके पास है, अब आप इसको किसी कार्बन के साथ आपको जोड़ना है, तो उसके साथ जोड़ेंगे तो डिफरेंस CH2 का आएगा, तो क्या वो यहाँ पे आ सकता है, क्या वो यहाँ आ सकता है, क्या वो यहाँ आ सकता है, क्या वो यहाँ आ सकता है। तो मतलब पहली बात ये कि यहाँ पे एक जो पहला कार्बन आता है उसके लिए क्या लगाते हैं, मीथ। तो एक कार्बन CH2 का डिफरेंस चाहिए, एक कार्बन का डिफरेंस चाहिए, कीटोन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसमें एक कार्बन आप ऐड डिफरेंस लेके आओगे तो मीथ तो बनेगा नहीं, क्योंकि मीथ एक कार्बन के लिए यूज करते हैं। तो कीटोन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसमें आपको एक डिफरेंस क्रिएट करना है CH2 का, तो एक कार्बन चाहिए, तो मीथेन तो आएगा नहीं। तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस तो ये भी नहीं आएगा, तो फिर कौन सा आ सकता है, फर्स्ट से स्टार्ट करोगे, मतलब कि एक कार्बन से स्टार्ट होगा, उसके बाद कौन सा आएगा, ईथ मीथ प्रोप, ठीक है। तो मतलब जैसे उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज बनेगी, तो मिथ पहले M से स्टार्ट होगा, जैसे एक कार्बन के लिए आप मीथ लगाते हो, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप। तो CH2 का डिफरेंस तभी होगा जब आप मीथ से स्टार्ट करके प्रोप पे पहुंचेंगे। तो प्रोप कहाँ यूज कर रखा है, इसमें और उसमें, तो मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सरफिक्स की। अब सरफिक्स मैच करेंगे किसके साथ, यहां देखिए सरफिक्स OL किस में लगता है, एल्कोहल्स वाले के अंदर, वहां पे क्या लगता है, कीटोन वाले में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी नहीं होगा, एंड दैट इज द राइट आंसर, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एन एल्कलाइंस हैव द 4 मेंबर्स, 4 मेंबर हैं ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स के साथ, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ कार्बन। अच्छा जी, ये कह रहा है कि आपके पास YNE कब लगाते हो, सिंगल बॉन्ड में क्या लगाते हैं ANE, डबल बॉन्ड में क्या लगाते हो आप ENE, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगता है YNE, ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगता है YNE, डबल बॉन्ड में ENE, और सिंगल बॉन्ड में AN और E, यही लगाते हो ना। तो अब बात ये आती है कि भाई ये लगा हुआ, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब एक कार्बन पे YNE मतलब 3 बॉन्ड बना दिए इसने, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन, एक ही हाइड्रोजन जुड़ सकता है इसके साथ, ठीक है। तो आपके पास कितने चाहिए, कितने चाहिए, कितने बताइए, कितने चाहिएंगे, ठीक है। तो आपके पास कितने नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए, तो मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन 3 होने चाहिए 4 हाइड्रोजन एटम को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो एक सीरीज फॉलो कर रहे हैं, ये आपको ये वाला ट्रेंड आपको फॉलो करना है। तो ये जितने क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं, ये नॉमेनक्लेचर बेस पे यानी कि स्टैंडर्ड बेस पे क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है। स्टैंडर्ड ये है कि ये आईपीएससी नेमिंग यानी कि नॉमेनक्लेचर वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, इतने टिपिकल क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए नहीं जा रहे कि आप उसको इजीली से बता नहीं पाओगे। ये क्वेश्चंस लास्ट वाला दोबारा देख लेंगे। ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन आ गई। अब ट्रिपल बॉन्ड जिसके कार्बन कार्बन के बीच में जहां ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ होगा, अब इसके साथ आप दूसरा कार्बन अटैच करोगे ये वाला, तो आप खुद सोच के देखिए, एक हाइड्रोजन ही जुड़ सकता है। अब इसके साथ दूसरा बॉन्ड बनेगा तो नेक्स्ट आइटम जुड़ेगा। अब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हाइड्रोजन वाले नहीं हो सकती। अब बाकी हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेंगे, एक यहाँ जुड़ गया, 4 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, 1 2 3 और 4। तो इसके लिए आपको कितने कार्बन चाहिए, इसके लिए आपको 3 कार्बन चाहिए।
इस बात का आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और ये 3 सीरीज आपके साथ फॉलो होती हैं, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ठीक है, राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ये आपके पास एक कंपाउंड गिवन है और ऐसे बहुत सारे, और मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगा कि आप पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगा कि नॉमेनक्लेचर, फंक्शनल ग्रुप, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप और प्राइमरी सरफिक्स एंड सेकेंडरी सरफिक्स आप लोगों को बहुत 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 अच्छे से लर्न होने चाहिए। होमोलोगस सीरीज आपको पता होनी चाहिए, निकालनी आनी चाहिए, और आईयूपीएसी नेम के बेस पे स्ट्रक्चर भी आपको बनानी आनी चाहिए। क्योंकि देखो अब देखो क्वेश्चन मैंने 2012-13 के कराए, 13-14 वाले कराए, अब 14-15 वाले कर रहे हैं क्वेश्चंस, दोनों 14-15 वाले क्वेश्चंस हैं। तो इसमें अब तक जो हमें क्वेश्चंस मिले ना, वो देखो एक ही टॉपिक से मिले हैं। टॉपिक हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नेम, नॉमेनक्लेचर, होमोलोगस सीरीज। मतलब क्वेश्चन देखो, हमें पूरा का पूरा कंटेंट रेडी करने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आप फैक्ट माने, समझने की कोशिश करें बात को। यहाँ पे आपको जो ज़रूरत है, जो समझने की, जो हमें मतलब लगता है कि जो ज़रूरत है, तो वो ज़रूरत भाई हमने ये है कि हम फोकस करें। देखो आप कम्पिटिटिव एग्जाम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, देन यू आर स्मार्ट, यानी कि आपने आपको स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, और स्मार्ट बनाने के लिए आपको स्मार्ट बनना भी पड़ेगा। और स्मार्ट बनने के लिए आपको पूरा कंटेंट रिवाइज करने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब हमने फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर के क्वेश्चन किए, तो आपको पता है कि उसने क्वेश्चंस किस लेवल पे और कहाँ से डिस्कस किए थे। फिर हमने नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस किए, मतलब हर चैप्टर से उसने हर टॉपिक को अंडरलाइन कर रखा है कि हमें यहाँ से ये टॉपिक से ही। अब देखो इसमें हम बॉन्डिंग भी पढ़ते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, कंडक्टिविटी, वो बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। नॉमेनक्लेचर, उसके बाद कहाँ पहुँचते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। बट ये पिछले कई साल के क्वेश्चन हमारे करने के बाद भी जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आ रहा है, वो एक ही रिजल्ट निकल के आ रहा है कि ये क्वेश्चंस जो डिस्कस कर रहे हैं ना इस चैप्टर से, तो वो एक ही टॉपिक उसने उठा रखा है, आईयूपीएसी नेमिंग एंड नॉमेनक्लेचर। तो इस बात को अपने दिमाग में ऑलरेडी सेट कर लें कि भाई हमें जब रिवीजन कर रहे हैं, जब हमें किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, तो पूरा चैप्टर तो रिवाइज करेंगे, नो डाउटफुल। और चैप्टर रिवाइज के साथ साथ जो हमारा फोकस रहेगा वो इस बात पे ज़रूर रहेगा कि हम इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करें अपने रिवीजन के अंदर। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस उन्हीं टॉपिक पे सबसे ज़्यादा की जाए कि जिन टॉपिक्स पे आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पिछले 10 साल में, 5 साल में, 15 साल में जो क्वेश्चंस एग्जामिनर ने आपसे पूछे हैं किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, तो वो चीज़ें आपके स्कोर कराने में आपकी बहुत बहुत मदद करेंगी। आपके स्कोर कराने में, आपको एक लेवल बनाने में, आपको एक रैंक हासिल कराने में, आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो अब वो लेक्चर जब आप देखेंगे एनटीएससी वाला, जो हमारी एनटीएससी की सीरीज हमने जो स्टार्ट की है, उसके अंदर जब आप देखेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैंने उसके अंदर बताया था कि फर्स्ट चैप्टर आप जब रिएक्शन वाला करेंगे तो रिएक्शन में किस किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है। यहाँ मैं आपको फिर बता चुका हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो उस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको फोकस रखना है, चैप्टर तो कंप्लीट आपको रिवाइज करना है, प्रिपरेशन आपको डेफिनेटली करनी है, बट जो यहाँ पे मेजर टॉपिक निकल के आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है सिर्फ और सिर्फ नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर के साथ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, अभी जो मैंने आपको बताया, साथ में एक टॉपिक और छोटा सा ऐड कर लें, होमोलोगस सीरीज, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला टॉपिक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चंस कहता है कि आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप को। अब ये इसने काम की बात की कि हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताना है। तो देखो मैंने बोला था कि फंक्शनल ग्रुप आर द टू टाइप्स, मोस्टली टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो इसमें ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो भाई ये लगा हुआ है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और ये लगा हुआ है सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप।
अब ये प्राइमरी है और सेकेंडरी है। अब ऑप्शन देखो, इसमें पूछा एल्डेड, भाई कहीं दूर दूर तक एल्डेड नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ इसने एक का बता दिया, तो भाई दूसरा कहाँ गया। ठीक है, और हमारे पास प्राइमरी से पहले सेकेंडरी को प्रेफरेंस देते हैं, तो भाई ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। कार्बोजिलिक, अब सेकेंडरी दे दिया, प्राइमरी को छोड़ दिया, तो नहीं हो सकता। जितने क्वेश्चंस मैंने किए हैं, जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, मैंने आप लोगों को एक ही शॉर्टेज देने की और करने की कोशिश रखी है कि भाई जितने क्वेश्चंस को हम करें घर पे प्रैक्टिस, या आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स आप में जहाँ से आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके अपने एग्जाम हॉल से आप बाहर निकल रहे हैं, तो आपके पास ये नहीं हो कि मैंने कितने क्वेश्चन किए हैं, 40 किए, 30 किए, 50 किए, 100 किए, 150 किए, नहीं, आपके पास इतने होने चाहिए कि मैंने पेपर जो अटेम्प्ट किया वो 90 नंबर का किया, 70, 80, 50 कितने आपके स्कोर उसमें आप कर पाएंगे। आपके पास आपका ये नहीं होना चाहिए कि आपने क्या परफॉर्म किया, आपके पास आपका रिजल्ट होना चाहिए कि आपने क्या अचीव किया है, आप कितना स्कोर कर सकते हैं और आपकी क्या पोजीशन रहेगी। आप इजीली से, कोई और किसी को जज करने की जरूरत नहीं है, आप सबसे अच्छे जजमेंट अपने लिए आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इसमें ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप भी है और आपके पास सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप भी है, दैट इज द राइट आंसर। अब बायपीस नेमिंग के अंदर आपने डिस्कस किया होगा। आप देखो नेमिंग करोगे 1 2 3 1 2 3, जब नेमिंग करोगे तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपके पास ये क्या हो जाएंगे, 2 फंक्शनल ग्रुप। अब देखो 2 यहाँ पे तो 2 को कहीं लिखा ही नहीं गया, क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप है तो 2 बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा, तो दैट ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। यहाँ पे अब इन दोनों की पोजीशन एक है, यहाँ से 1 2 2, यहाँ से 1 2 2, इसमें 2 3 लिखा हुआ है, भाई पोजीशन तो एक ही है, 2 3 तो किस एंगल से नहीं आएगा। आप इसको चेन बनाओगे तो ये वाले और ये वाले, फिर वही 2 2 पोजीशन आनी है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो तुक्का लगाने की कोशिश कम करें, आंसर को प्रैक्टिकली जज करने की कोशिश ज़्यादा करें, स्कोर करने में आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एंड दैट अब एक छोटे से बेस पे मुझे यहाँ पे मेरा आंसर मिल गया है, एंड दैट इज द राइट आंसर। हमारे पास रहेगा 2 2 डाई, आपके पास ऑलरेडी डाइमिथाइल प्रोपेन ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे, दैट इज ए राइट आंसर। ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इस टाइप के क्वेश्चंस की करनी है, और टाइप क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके पास गिवन है, एंड देन स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तब तक आप नोट कीजिए, कोई भी आंसर लिखेंगे आप विद रीजंस के साथ, कोई भी टिक करेंगे घर पे प्रैक्टिस करते हुए या एग्जाम सेंटर में, तो वहाँ पे आप एक ही बात का ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए आपके पास विद रीजन, ना कि आंसर की मैचिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, सो थैंक यू।